नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर चर्चा करेंगे और आपको बतलाएंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के खतरे को महसूस करते हुए स्वतंत्रता के बाद सन 1952 से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। लगभग 10 वर्षों तक इस कार्यक्रम को अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई। सन 1961 की जनगणना के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे। फलस्वरूप भारत सरकार ने सन 1966 में एक पृथक परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की थी, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके बाद सन 1971 की जनगणना से यह स्पष्ट हुआ है कि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस दशा में यदि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो विकास से संबंधित सभी प्रयत्न असफल हो सकते हैं। फलस्वरूप अप्रैल 1976 में पहली बार एक व्यवस्थित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं अथवा लक्ष्य अग्र प्रकार हैं। नंबर 1, परिवार कल्याण से संबंधित सभी तरह की सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना। नंबर 2, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को विशेष महत्व प्रदान करना। नंबर 3, औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा स्त्रियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना। नंबर 4, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करना। नंबर 5, सन 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न राज्यों को केंद्रीय सहायता और आर्थिक अनुदान प्रदान करना। नंबर 6, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में राज्यों के प्रयत्नों के आधार पर केंद्रीय सहायता का 8% हिस्सा परिवार कल्याण कार्यों पर व्यय करने के लिए देना। नंबर 7, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा पर अधिक ध्यान देना। नंबर 8, प्रचार माध्यमों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अपनाने की अधिक से अधिक प्रेरणा देना। नंबर 9, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ऐच्छिक संगठनों की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना। नंबर 10, परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए सरकार अथवा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों को व्यक्तियों के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को आयकर से मुक्त करना। नंबर 11, प्रजनन तथा गर्भ निरोध से संबंधित अनुसंधान कार्यों पर विशेष ध्यान देना। नंबर 12, परिवार कल्याण कार्यक्रम से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों को संबंधित करना। नंबर 13, राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक लागू करना तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विकास की समीक्षा करना। इस नीति के लागू होने के समय भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी थी। फलस्वरूप इन सभी दंपतियों को लक्ष्य दंपति घोषित कर दिया गया, जिनके 3 संतानें थीं तथा जिनमें पति या पत्नी की आयु 40 वर्ष से कम थी। ऐसे सभी दंपतियों के लिए बंधकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। इस नियम का उल्लंघन करने वाले सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई। इससे उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई। केवल वर्ष 1976 से 1977 में 82.6 लाख व्यक्तियों को बंधकरण किया गया। इस दशा
ने जनसाधारण में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। तत्कालीन सरकार के प्रति बढ़ते हुए विरोध के कारण सन 1978 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के प्रति बढ़ते हुए विरोध के कारण सन 1978 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनवरी 1980 में कांग्रेस ने पुनः सत्ता में आ जाने के फलस्वरूप सन 1981 में जनसंख्या नीति में संशोधन करके इसे देश के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रयत्न किए गए। बंधकरण को ऐच्छिक बनाकर प्रचार के द्वारा गर्भ निरोधक साधनों को अपनाने पर अधिक बल दिया जाने लगा। कानून के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 18 वर्ष कर दी गई। सन 1982 में जब विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, तब परिवार कल्याण कार्यक्रम को उसी के एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की अनुसार जनसंख्या के आकार को सीमित रखने के साथ ही जनसंख्या में गुणात्मक सुधार लाना आवश्यक समझा गया। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर, जीवन अवधि तथा विवाह की आयु में सुधार लाकर लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए। इस नीति में 3 उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है। नंबर 1, तात्कालीन उद्देश्य अथवा गर्भ निरोधक तरीकों का विस्तार करने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करना। नंबर 2, अल्पकालिक उद्देश्य अर्थात सन 2010 तक जन्म दर में कमी करना। नंबर 3, दीर्घकालिक उद्देश्य अर्थात सन 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर बिंदु तक लाना, जिससे देश का तेजी से आर्थिक विकास किया जा सके। जनसंख्या की इस नई नीति में 14 उद्देश्यों का समावेश किया गया, जिनमें माताओं तथा शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, टीकाकरण, विवाह की आयु में वृद्धि, संक्रमित बीमारियों की रोकथाम, परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार तथा बच्चे के जन्म के समय माताओं की मृत्यु दर में कमी आदि प्रमुख। इस नीति को व्यवहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जबकि इनमें विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं विभिन्न नेताओं सहित 100 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इस आयोग का कार्य नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और इस बारे में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देना है। ऐसा अनुमान है कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, उनके फलस्वरूप अब तक लगभग 17 करोड़ अतिरिक्त बच्चों के जन्म को रोकना संभव हो सका है। यह भी अनुमान है कि आज बच्चों को जन्म दे सकने योग्य लगभग 45% दंपति परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद भी भारत में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की कमी होने तथा अधिकांश व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत निम्न होने के कारण जन्म दर को आशा के अनुकूल कम करने में सफलता नहीं मिल सकी है। विभिन्न समाजों से अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जिन समाज में शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, वहाँ जन्म दर उतनी ही कम है। भारत में निरक्षर और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित व्यक्तियों में जन्म दर कम है। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि सभी समुदाय में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए। शिक्षा व्यक्ति की जागरूकता को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान में सहायक हो सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस दशा में विवाह संबंधित कानून सभी धार्मिक समुदाय के लिए समान होना आवश्यक है। अनेक जनजातियों और मुसलमानों में आज भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। इससे
परिवार में अधिक संतानों के जन्म को प्रोत्साहन मिलता है। एक विवाह का सार्वभौमिक कानून बनाकर परिवार के आकार को सीमित रखा जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।